चलिए भाई, सब लोगों को गुड आफ्टरनून, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया हो गए। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए आप लोगों के क्या हाल चाल है। कृष्णा, सृजल, बिट्टू, हौजिफ, अरुण, रोहित, जय हिंद बच्चा पार्टी, जय हिंद। क्या हाल चाल है भाई, बताइए आप सब लोगों के। आज हम डिस्कस करने वाले इंपोर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपोर्टेंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बात महत्वपूर्ण भारतीय जो संगठन हो जाएंगे उनके बारे में। ठीक है। मैं कैसे आ गया, मतलब कौन आने वाला था। ठीक है। सैटरडे वैटरडे में आप सब लोगों की क्लास की टाइमिंग चेंज हो जाएगी। सैटरडे में, ठीक है ना, और थर्सडे में। सैटरडे में क्योंकि मेरी एफकेट की क्लास रहा करेगी तो इसलिए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इस क्लास की टाइमिंग सुबह में कर ले अपन। इस क्लास की टाइमिंग सुबह में कर ले। वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना सिलेबस कंप्लीट होने वाला ही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। क्लास की टाइमिंग क्या सुटेबल रहेगी बताइएगा। क्यों नहीं चलेगी मैथ की क्लास, चलेगी क्यों नहीं चलेगी, किसने कहा कि मैथ की क्लास नहीं चलेगी। अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हो रखा है, अगर हो गया वो अलग बात है भाई साहब। सर इंपॉर्टेंट डेज जल्दी याद नहीं हो रहे, जल्दी तो याद नहीं होंगे द एंजल वन, पर याद करने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है जी। सुबह में भी टाइम बता दो। सुबह में किस टाइम। सर 10 बजे से सुबह, फिर सुबह 7 से 8 होगा फिर। अर्ली मॉर्निंग 7 से 8। बताओ जरा। 12 बजे कोई टाइमिंग होता है 12 बजे, पागल। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आप बता देना आपके हिसाब से, बाकी अगर होगा तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। या तो हम उसको रात वाले को रात रात को ही हम करेंगे, या फिर सुबह में करेंगे। 8 से 9। 8 से 9 तो अभी एयरफोर्स की होती है भाई। 8 से 9 तो भाई ग्रुप वालों की होती है। 8 से 9 तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए जी, महत्वपूर्ण दिवस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब बात नहीं, अब कोई और टॉपिक नहीं, बस अब ध्यान से यहां पर। ठीक है, बॉल बॉल वो सब करवा लो, छोड़ो जरा। बैकलॉग हो रहा है, डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं। बैकलॉग क्यों हो रहा है? आपकी वजह से हो रहा है ना। आपकी खुद की वजह से हो रहा है। और खुद की वजह से आप डिप्रेस फील कर रहे हो, तो फिर बेटा मैं क्या करूं अब इस चीज का। बैकलॉग का सिंपल सी बात यह है कि जितनी क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, रह गई हैं, उनको छोड़ के, या तो जब जैसे कि स्ट्रेटेजी की आप इस क्लास से पढ़ लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस क्लास का पिछली क्लास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। लेकिन रीजनिंग में ऐसा नहीं हो सकता, मैथ में ऐसा नहीं हो सकता, तो उन जो उनके ऊपर फोकस करो। जहां से क्लास छुटी है वहीं से स्टार्ट करते रहो। ठीक है ना। यही सॉल्यूशन हो सकता है। पीडीएफ से पढ़ो, जैसे लाइव पढ़ने की जरूरत नहीं है स्ट्रेटेजी की। अगर स्ट्रेटेजी की 4 या 5 क्लासेज या 10 क्लासेज रह गई है, तो वो आप पीडीएफ से पढ़ लो। पीडीएफ में जो पोर्शन समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप लाइव क्लास में आके देख सकते हो। ठीक है, ठीक है, 8 बजे इवनिंग में वो तो चल ही रही है ना। चलो जी, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो बेटा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। कि सबसे पहले जो आपसे पूछ सकता है वो पूछेगा, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं जनरली ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करता हूं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए। कि सर वो कौन से एरिया में एस्टेब्लिश हुआ था, सेकंड उसके हेड कौन हो जाएंगे फिलहाल, और थर्ड जो उसका हेडक्वार्टर का है। ये 3 चीजें आपसे पूछता है। लेकिन जब भी मैं इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूंगा तो सबसे पहले वो आपका 99% आपके हेड पूछेगा। कि बताइए जरा उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्या है। 99% आपसे हेड पूछेगा। एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछेगा, देन उसके बाद में हेडक्वार्टर। मतलब मतलब ये है कि सर अगर मैं कोई भी और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा हूं, अगर मैं कोई भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहा हूं, ठीक है ना, तो उसके हेड कौन हो जाएंगे ये सब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए। उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि सर वो कौन से ईयर में आया था। और उसके बाद में पता होना चाहिए सर उसका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो कोई ना, अब इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं। मैक्सिमम 99.9% चांस यही है कि आपका जो 8 बजे वाला टाइम है वही रहेगा। ठीक है ना। बाकी अब इस टॉपिक के ऊपर मेरे को अभी दोबारा कमेंट नहीं दिखने चाहिए, मैं 3 बार बोल चुका हूं, देख लो। जब आप सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर अलग बात आती है फिर भाई वो। आप कोई डिस्कशन नहीं,
सिर्फ और सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड किसी को पूछना तो पूछिए जरा। तो ये सारा का सारा हमारा है, तो हम यहाँ पर पहुंच चुके इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। आपको पता है आपसे पहले स्टार्ट हुआ था बैच, कम से कम 15-20 दिन पहले स्टार्ट हुआ था, 2 वीक पहले स्टार्ट हुआ था। उसमें हम इंडियन डिफेंस सिस्टम पढ़ रहे हैं। और हम अभी तक जो है जल्दी, मैंने इतना बढ़िया तरीके से और इतना डिटेल में और इतना मोस्ट इंपोर्टेंट पढ़ाया है कि आप जो बैच 2 हफ्ते पहले आपका था उसके बराबर आके खड़े हो गए। हमें बस दो दो जो है वो बेसिकली टॉपिक का फर्क है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा नीति आयोग के बारे में। ठीक है। सबसे पहले पता होना चाहिए किसके बारे में, नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, आपका PYQ है बेटा। नीति आयोग, नीति आयोग आप लोग सुनते भी होंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो जाए बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका हो जाएगा। नीति आयोग के हेड कौन है, तो याद रखना हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे। तो फिलहाल प्रधानमंत्री कौन है, तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। तो आपको चेयरपर्सन तो याद करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत है वाइस चेयरपर्सन। वाइस चेयरपर्सन कौन हो जाएंगे, तो याद रखना सर, वाइस चेयरपर्सन है कौन, सुमन बेरी। सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन है। और सीईवी है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीईओ जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग जो किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है, याद रखना बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंदर काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग योजना आयोग के अंदर काम करता है। 2015 में आया था नीति आयोग, और उसकी स्थापना हो जाएगी कब, 2015 में। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है जी। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, नीति आयोग, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या हो जाए बेटा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आपका हो जाएगा। 2015 में, 1 जनवरी 2015 में आया था। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था। इसने योजना आयोग को क्या किया था, रिप्लेस किया था बेटा, योजना आयोग को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। याद रखना जरा, याद रखना जरा, 90% 90% जितने भी सारे हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे, या तो आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, न्यू दिल्ली में देखने को मिलेंगे, या फिर आपको 99 ही लगा लो, 99%, 90 क्यों, 99% आपको न्यू दिल्ली में, या फिर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, मुंबई में देखने को मिल जाएंगे। कहां पर देखने को मिलेंगे, मुंबई में। अब इस 99 में भी जो है 70% जो है, 75% जो आपको मुंबई में देखने को मिलेंगे, और 25% जो आपको देखने को मिल जाएंगे कहां पर, न्यू दिल्ली में, और 25% आपको मुंबई में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर बताइए जरा हेडक्वार्टर के रिगार्डिंग में सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर, तो सबसे पहले हम न्यू दिल्ली रखेंगे। न्यू दिल्ली नहीं है तो फिर मुंबई, देन उसके बाद में फिर कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, ये वगैरह, बेंगलुरु वगैरह, ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है जी। चलो बात करते सर आरबीआई के बारे में। सबने पढ़ा होगा आरबीआई, आरबीआई सुना भी होगा, जो नोट छापता है। आरबीआई लिखने का तरीका कैसे होता है मैं बता देता हूं। इस क्लास में नोट्स कैसे लिखोगे, इस टॉपिक के आपको क्या लिखना है सर, आरबीआई लिखना है। आरबीआई, आरबीआई कब आया था, तो आपको लिखना है सर, आरबीआई आया था 1 अप्रैल। इंग्लिश में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो मैं हिंदी में लिख देता हूं, हिंदी वालों के लिए। 1 अप्रैल 1935 में आया। कब आया सर आरबीआई, 1 अप्रैल 1935 में आया। ठीक है ना। सर हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा सर मुंबई के अंदर हो जाएगा हेडक्वार्टर। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर कौन है, आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो याद रखना संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा जो है वो आरबीआई के गवर्नर हो जाएंगे। आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। आरबीआई, आरबीआई जो एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, कमेटी थी हिल्टन यंग कमेटी। अगर आपसे कोई पूछे कि सर आरबीआई किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, तो आप बोल दो कि सर हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमेटी। आरबीआई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, कोई पूछे कि सर आरबीआई कब राष्ट्रीयकरण हुआ था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है पहले आरबीआई प्राइवेट सरकारी पर प्राइवेट बैंक था, अब ये सरकार का हो गया। तो राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 1 जनवरी 1949। तो व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949 में। बात करें आरबीआई के पहले गवर्नर, तो आरबीआई के पहले गवर्नर जो थे वो हो जाएंगे ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन हो जाएंगे, ऑसबॉर्न स्मिथ। जैसे नाम से ही पता लग रहा है भाई साहब अंग्रेज हो जाएंगे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ था, है ना। ऑसबॉर्न, ऑसबॉर्न स्मिथ जो हैं वो आरबीआई के पहले गवर्नर थे। कौन थे ये ऑसबॉर्न स्मिथ, तो आरबीआई के क्या थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। ये आपका पीवाईक्यू पूछा गया, तो फर्स्ट गवर्नर थे सर आरबीआई के। लेकिन जब मैं बात करूं भारतीय, तो भारतीय पहले भारतीय गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन हो जाएंगे भाई, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे सीडी देशमुख। तो डॉक्टर सीडी देशमुख, सीडी देशमुख जो हैं
ठीक है ना, वो पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे, टीडी देशमुख। आरबीआई किस एक्ट के तहत आया था? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आया था। यस भाई, दिल्ली में कर लेना फिर हेडक्वार्टर, ठीक है। ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा भाई साहब। और भी बहुत सारे ऑफिस होते हैं जिसको आप रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस वगैरह आप बोलते हो, ठीक है ना। ठीक है, ब्रांच भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगी, लेकिन हेडक्वार्टर एक ही होता है, और हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा कहां पर? मुंबई में देखने को मिलेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब आया था सर? 1 अप्रैल 1935 में आया था। हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। गवर्नर है फिलहाल संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के सर? 26 नंबर के हैं। पहले नंबर के कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। ठीक है ना। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हिल्टन यंग कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था। राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो बताइए रहा, क्वेश्चन करते हैं पहला आज की क्लास का। नीति आयोग के वर्तमान वाइस चेयरपर्सन कौन है? फिलहाल नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइए रहा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइए रहा। तो कौन हो जाएंगे उपाध्यक्ष? सर बीवी सुब्रमण्यम आपने बताया था सर, सीईओ हो जाएंगे। सीईओ हो जाएंगे, ऐसे नाम से याद कर सकते हो, बीवीआर सीईओ ऐसे, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी आपके चेयरपर्सन हैं। नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे? चेयरपर्सन हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। तो वाइस चेयरपर्सन कौन बचे? तो वाइस चेयरपर्सन सर कौन बचे? सुमन बेरी। सुमन बेरी हो जाएंगे वाइस चेयरपर्सन। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे काम चलेगा नहीं बेटा, ये सब चीजें जो है ना वो क्लास में टॉलरेट नहीं करने वाला हूं। अगर आपका वाकई में नहीं है मन भाई, ठीक है ना, तो फिर छोड़ दीजिए क्लास को। आप छोड़ दीजिए या फिर मैं छोड़ देता हूँ पोल वोल करना, ये क्वेश्चन करना। ये सब तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं है। मैं कह रहा हूं जाके तुम किसी भी प्लेटफॉर्म का कोर्स जाके देख लेना। उसको अगर कोई बंदा आपको 2 या 3 स्लाइड के बाद रिवीजन करवा रहा है, हिंदी इंग्लिश में करवा रहा है, उसके बाद आपको एमसीक्यू भी करवा रहा है, कोई भी मुझे एक प्लेटफॉर्म बता देना जाके, ठीक है ना। तुम किसी का भी पेड कोर्स ले लो, ठीक है, पैसा मैं दूंगा। तो जो चीज मिलती है उसकी कदर करो। नहीं करनी आती आप बोल दो कि सर आप मत लेकर आइए क्वेश्चन, तो मैं अगली वाली क्लास से क्वेश्चन लेकर नहीं आऊंगा। लेकिन बट मुझे ये 60% आंसर नहीं चाहिए मुझे। कम से कम अगर बात करें तो पीछे पेज पे लिखा होगा वही देख के बता दो भाई। उसी को देख के इंप्लीमेंट कर लिया करो। ऐसी भी क्या जल्दबाजी होगी भाई साहब, मोहम्मद साहब, कि जल्दबाजी जल्दबाजी में गलत हो गया भाई। बताइए, आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? आरबीआई का हेडक्वार्टर आपको कहां पर देखने को मिलेगा? और बेटा अगर आप चाहते हो कि वाकई में सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। अर्पित साक्या, मैं बहुत गरीब हूं। तो बहुत गरीब है ना, तो बेटा ढंग से आंसर दे फिर। सिलेक्शन ले, वर्दी ले। गरीबी तब दूर होगी, बताने से गरीबी दूर नहीं होती है बेटा। हाँ अर्पित साक्या, मैं दे दूंगा पैसे। बता तेरे को कौन से प्लेटफॉर्म का कोर्स चाहिए, बता। तेरा अगर यहीं से इस पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म से तेरा मन नहीं भर रहा है, तो तू बता तेरे को कौन से प्लेटफॉर्म के तेरे को चाहिए कोर्स, मैं दे देता हूँ पैसा। और कंपेयर कर लेना, फिर बता देना फिर मुझे। पैसे आप दोगे? शर्म नाम की चीज तो तुम में है नहीं, बेच खा रखी तुम लोगों ने। तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा आपका? मुंबई हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब किसी ने न्यू दिल्ली लगाया है, क्यों लगाया न्यू दिल्ली? किसी ने अगर बाद में कोलकाता लगाया, मैंने पूरी क्लास में कोलकाता बताया है मैंने। तुम लोग कोलकाता आंसर लगा ले, मैंने पूरी क्लास में अभी तक कोलकाता वर्ड यूज भी किया है मैंने पिछले 15 मिनट में। ये चीज दिखा रही है कि तुम्हारा दिमाग कहां पर है, और ये चीज दिखा रही है कि तुम कहां पर खड़े हो। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में जब हम बात करते हैं, नाबार्ड के बारे में, तो नाबार्ड की फुल फॉर्म जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है पिछले साल।
आपसे PYQ में पूछी गई थी, नाबार्ड की फुल फॉर्म। सर ऐसा क्या है फुल फॉर्म में? देखो, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब सीक्वेंस है, आर से रिजर्व हो जाएगा, बी से बैंक हो जाएगा, आई से इंडिया हो जाएगा जी। ऐसे हम पढ़ते हैं नीति आयोग, एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जैसा जैसा सीक्वेंस है उसके हिसाब से हमारी फुल फॉर्म बनती रहती है। लेकिन जब हम नाबार्ड के बारे में बात करते हैं तो ये बिल्कुल अलग हो जाता है। नाबार्ड के बारे में बात करेंगे तो नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी में, जो तुम्हारा कहने का मतलब है, तो होनी तो चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। भाई नेशनल बैंक है किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन वो आप लोगों से क्या पूछता है, वो आपसे पूछता है कि बताओ जरा ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। वो गड़बड़ हो जाएगा। तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक नहीं होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर होता है। ठीक है ना। तो इसके ऊपर आपके साथ पिछले साल खिला हो चुका है, एग्जामिनर ने आपके साथ खिला हुआ है। इस चीज को याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चर बैंक नहीं होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर होगा। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए सर। 1982 में आया था, 1982 में आया था। मुंबई, मुंबई को हम क्या बोलते हैं, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं मुंबई को हम, फाइनेंशियल कैपिटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि सर मैक्सिमम बैंकों का हेडक्वार्टर जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलता है, मुंबई में देखने को मिलता है। जितने भी सारे बड़े बड़े बैंक है, SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, LIC का हेडक्वार्टर मुंबई में है। आपका अगर बात करें तो सॉरी इसका नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, बैंकों का बैंक जिसे RBI कहते हैं। साहाजी केवी जो है वो क्या हो जाएंगे, फिलहाल नाबार्ड के हेड हो जाएंगे। आपने आपके गांव देहात में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखा है? आपके हर राज्य के किसी न किसी गांव में आपको एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देखने को मिलता है आसपास में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रीजनल रूरल बैंक बोल देते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर कौन सा बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रेगुलेट करता है, तो आप सब लोगों ने कभी सुना होगा, कभी पढ़ा होगा, सर RBI सब बैंकों का बैंक है। RBI हर बैंक को रेगुलेट करता है। सबसे बड़ा बैंक भारत में RBI है। तो आपसे पूछा जाता है कि क्या RRB को रेगुलेट कौन करता है, तो आप बोलोगे सर RRB को रेगुलेट RBI नहीं करता सर, RBI नहीं करता, RRB को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड करता है, नाबार्ड करता है। ठीक है, तो याद रखना नाबार्ड जो है वो RBI को रेगुलेट नहीं करने देता है, RRB रेगुलेट करता है। कौन करता है, RRB मतलब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उनको कौन रेगुलेट करता है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करता है, नाबार्ड करता है बेटा, नाबार्ड करता है। ठीक है ना। मैं आपको वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी क्लास में बता के जाता हूं। अगर आप ध्यान से मेरी क्लास सुन भी लोगे ना, तो आपका एग्जामिनर किस तरह की थिंकिंग के साथ आपके क्वेश्चन पूछता है, आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। थोड़े से दिनों के बाद एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप अपने आप उन चीजों को डील कर सकते हो अपने आप से ही। जैसे ये इस साल का आपका एफकेट के अंदर पूछा गया था, सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेटा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारी छोटी इंडस्ट्री है उनको डेवलप करने के लिए काम करता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी कब आया था सर, 1990 में आया था सिडबी। और सिडबी का हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा सर, लखनऊ हो जाएगा। अब क्योंकि लखनऊ में जो है वो एकमात्र ऐसा बड़ा आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलता है, इसलिए आपका हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो रादर देन वो सिडबी का हेड कौन है ये ना पूछकर आपसे ये पूछना चाहता है या पूछना चाहेगा एग्जामिनर कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहां पर है। और जैसे हमने अपने माइंड सेट में बना रखा है कि जी जितने भी सारे बैंक हैं उनका हेडक्वार्टर या तो मुंबई में मिलता है या हमें कहां देखने को मिलता है, दिल्ली वगैरह में देखने को मिलता है। लखनऊ में आपको एकमात्र ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में देखने को मिलेगा, इसलिए वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है बिट्टू यादव, आप जिस राज्य से उस राज्य में देखिए जरा। जैसे मैं हरियाणा से हूं तो हरियाणा में आपको सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बहुत जगह देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपको राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे। ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश आपको RRB देखने को मिल जाते हैं, प्रथमा ग्रामीण देखने को मिल जाता है यूपी के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं। हालांकि आजकल इन बैंकों को जो है वो दोबारा से RRB ना बनाकर, अब ये जो देखो RRB, अब मैं इसको डिटेल में बताने का कोई मतलब नहीं बनता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। RRB में 100 रुपए लगता है, 100 रुपए में से जो है बेसिकली 50 रुपए सरकार के लगते हैं, 30 रुपए राज्य सरकार के लगते हैं और 20 रुपए लगते हैं स्पॉन्सर बैंक के। स्पॉन्सर बैंक वो बैंक होता है, स्पॉन्सर बैंक वो बैंक होता है
जो बेसिकली उस एरिया के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, पीएनबी स्पॉन्सर बैंक हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से तो जो सरकारी बैंक है वो इन छोटे बैंकों के क्या हो जाते हैं, स्पॉन्सर बैंक हो जाते हैं। ठीक है जी। चलो, तो आपको सिडबी हो गया। अगला होता है बेटा एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्या हो जाएगा, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो जितनी भी सारी ये हाउसिंग सोसाइटी वगैरह है, लोन वगैरह दिया जाता है हाउसिंग के लिए, तो उसके लिए उनको रेगुलेट करता है। कब आया था जी, 1988 में आया था एनएचबी का। कब आया था, 1988 में आया था। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। तो हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हो जाएगा हेडक्वार्टर। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है जी, आप एक काम कर लीजिए, एक कॉपी का पेज अलग से बना लीजिए। उस कॉपी के पेज में एक साइड में एक कॉलम बना दीजिए न्यू दिल्ली, अगला कॉलम बना लीजिए मुंबई, अगला कॉलम बना लीजिए मुंबई, और अगला अगर बात करें तो आप वेरियस वेरियस मतलब और वाला बना लीजिए। न्यू दिल्ली में जैसे कि नीति आयोग आ गया, आप फटाफट नीति आयोग लिख सकते हो कि जी नीति आयोग का जो है, ठीक है ना। देन उसके बाद आप लिख सकते हो जी एनएचबी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। आरआरबी हो गया, सॉरी इसमें नाबार्ड हो गया, आरबीआई हो गया, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे सीक्वेंस के हिसाब से रखोगे तो आपको एक जगह सारे के सारे देखने को मिल जाएंगे। देवी सिंह मैंने बताया ना भाई, ज्यादा आप उछला मत करा करो भाई मेरे प्रभु मेरे, ठीक है ना। इस दिमाग को खाली रखा करो भाई, जितनी चीजें होती हैं जितना बता रहा हूं उतना ही पूछा करो बस, उससे आगे जानने की जरूरत मत करा करो। बताने को मैं पूरे बैंकिंग पढ़ा दूं पर उसका कोई मतलब नहीं है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए मुझे इस बात को जो ना, मुझे बहुत चिढ़ होती है इस बात से कि जिस चीज के लिए तुम्हारा कुछ काम नहीं है उसी के ऊपर हमें फोकस करना है। ठीक है ना, एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, ये मिलता है, फलाना दिंगड़ा, इन चीजों में मत पड़ा करो भाई। कुछ नहीं रखा हो इन सब चीजों में। सर आरबीआई और सीडीबी में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरबीआई सीडीबी में क्या अंतर है, जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां लगाओ। दिमाग कहां लगाना है, ऑलरेडी बता चुका हूं, दिमाग कहां लगाना है, दिमाग लगाना है आपको इसकी फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर, इसका हेड, बस डेट्स इट। नहीं बबलू भाई, मैंने बैंकिंग पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा है, मैंने 5 साल बैंकिंग भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। मुझे सब आता है बैंकिंग के बारे में। मैं बैंक मैनेजर से कम नहीं हूँ, ठीक है ना। मैंने पीओ का एग्जाम दिया हुआ है, बैंक पीओ का, और मैंने 3 महीने नौकरी भी की हुई है, ठीक है। चलिए, मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, पर बात ये है ना कि जी एक चीज बताता हूँ और आगे तुम उछल के और पूछने लग जाते हो। अब मैं वो चीज बता दूंगा और पूछने लग जाओगे, अरे भाई तुम्हें उसमें जाना ही नहीं, उसमें डीप में जाना ही नहीं तुम्हें, तो क्यों पूछ रहे हो तुम मुझसे। हाँ, तुम्हारे इतने डाउट हैं कि भाई तो तुम 18-19 साल के तो हो ही रखे हो, तो अभी तक तुम्हें फिर कहां से आया फिर तुम। अभी मेरे से पूछ रहा है कि सिडबी और आरबीआई में अंतर बता दो बेटा, मैं बता दूं, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या तुम्हें आज ही ये जानना है, आज ही तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बजी कि अरे हाँ सिडबी और आरबीआई में डिफरेंस पूछना चाहिए था। चलिए जी, इसरो। इसरो आपका 1969 में आया था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसरो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका हो जाएगा इसरो, 1969 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, हेडक्वार्टर बंगलुरु में हो जाएगा। बंगलुरु में हेडक्वार्टर हो जाएगा, और फिलहाल हेड कौन है तो याद रखना कौन हो जाएंगे, तो फिलहाल हेड हो जाएंगे वी नारायणन, है ना। वी नारायणन आपके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे, ठीक है जी। फाउंडर कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हो जाएंगे, फादर ऑफ इंडियन स्पेस जो है किन्हें कहा जाता है बेटा, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, विक्रम साराभाई को कहा जाता है। आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सब बैंकों को रेगुलेट करता है, आरबीआई पैसे छापता है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को बनाता है, आरबीआई हमारे देश में महंगाई को कंट्रोल करता है, आरबीआई सब बैंकों को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। नाबार्ड है, जैसे नाबार्ड मैंने बताया, नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म से ही आपका नाम पता रहा है कि नाबार्ड के रिगार्डिंग में एग्रीकल्चर लोन मिलेगा। अब एग्रीकल्चर लोन क्या सर मुझे मिलेगा, नहीं मुझे नहीं मिल सकता एग्रीकल्चर लोन, क्योंकि ये पब्लिक डीलिंग नहीं करते हैं। नाबार्ड में आप अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हो, आरबीआई में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हो। सिडबी हो गया, नाबार्ड हो गया, ये सब लोग क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक होते हैं। अब आप बोलोगे सर डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, तो वो एक ऐसा दलदल है ना, उसमें आप फंसते जाओगे। सिडबी, सिडबी की फुल फॉर्म है सर स्मॉल इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्री है उनको क्या करेगा, लोन देगा, उनको लोन देगा, स्मॉल इंडस्ट्री को लोन देगा। और आरबीआई इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, आरबीआई इन सब के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो बताने को तो 100 रीजन है। आप मुझसे पूछ रहे हो कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिडबी एंड आरबीआई, बताने को तो 100 डिफरेंस है सिडबी और आरबीआई में, पर क्या मतलब है बेटा उसका जानने का।
नेहा मौर्य, हाँ है नेहा क्लास में। क्या है नेहा क्लास में, किसी ने पूछा भी है? क्या लिख रहा है भाई तू? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? बताइए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड? आप इस चीज को जानिए, समझिए कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये चीज आती है या नहीं आती है, और आती है तो मुझे कितनी पढ़नी है, कितनी जाननी चाहिए। हाँ, हालांकि अगर आप ये चाहते हो जी मैं अब तो अपनी जनरल नॉलेज इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो बेटा कर लो इंक्रीज, सिलेक्शन ले लो पहले, उसके बाद में जान लेना। इतने साल तो रहे थे ना भाई, इतने साल तुम 18-19 साल तो तुम इस बात से दूर रहे ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आरबीआई एंड सिडबी, या फिर भाई सिडबी में या ग्रामीण बैंक में ज्यादा एक्स्ट्रा बोनस मिलता है नहीं मिलता है। अभी तुम इन चीजों से दूर रहे हो ना, तो 2 साल 1 साल और दूर रह लो, उसके बाद जा लेना भाई। हालांकि टीचर को पूरे डाउट क्लास में दूर करने चाहिए, पर लेकिन उस डाउट का या उस चीज के ऊपर डिस्कस करने का क्या फायदा जो आपके एग्जाम में नहीं आता हो। सिद्धार्थ भाई तू ये ना बोल के मेरे को परेशान कर देता है, सर मैं भी अब आपको क्लास में परेशान नहीं करता। ठीक है। प्रहलाद गुप्ता, सर आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? काम की चीजें बताया कर बेटा, तो गुस्सा नहीं करूंगा। क्या नेशनल एग्रीकल्चर बनेगा कुछ? नेशनल एग्रीकल्चर नहीं सर, हमारे साथ तो नेशनल के साथ में बैंक का पेयर देखेंगे जी। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री चाहे कुछ भी लिख रहा, मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेशनल आगे अगर बैंक नहीं तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेशनल के आगे अगर बैंक नहीं तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ ये है सर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अब तुमसे ये 100% हो नहीं रहा पोल तुमसे इतने दिनों से। ठीक है। अर्पित साक्या, गुड जॉब नेहा। अर्पित तेरे को बताने की जरूरत नहीं है बेटा, पहली बात तो, और दूसरा वो नेहा नहीं है। ठीक है ना? वो कोई नेहा का भाई, वो नेहा नाम लिखा हुआ है वो। तो पढ़ ले, थोड़ा सा ध्यान इस साइड दे ले। आगे बात करते, बताइए जरा, किसको हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जानते हैं? तो देवी सिंह, वही तो बात है बेटा, अभी मत जानो नॉलेज के लिए, नॉलेज की अगर आपको जानना तो बाद में जान लेना, पहले सिलेक्शन तो हो जाए आप लोगों का। और उस नॉलेज का क्या मतलब? उस नॉलेज का क्या मतलब जो आपके सिलेक्शन के लिए है ही नहीं। हाँ, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे होते या बैंकिंग की तैयारी कर रहे होते, मैं आपको पूरा डिटेल में बताता। फिर वहां बैंकिंग हम पढ़ रहे होते और वहां पर तुम डिफेंस के बारे में पूछते, तो फिर मैं तुमको वहां फिर अच्छे से जो है ना सुनाता। मैं क्यों? क्योंकि आपके बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंक के लिए पढ़ो ना कि डिफेंस के लिए। जब आप डिफेंस की तैयारी करो तो डिफेंस के लिए पढ़िए, ना कि बैंक के लिए। चलिए जी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? सर विक्रम साराभाई आपने बताया था ना, विक्रम साराभाई आपका सही आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई। वी नारायण, वी नारायण तो सर 11वें चीफ है, 11th चीफ है सर, 11वें इसरो के हेड हो जाएंगे। विक्रम सेठ लेखक हो जाएंगे। टी सोमनाथन इससे पहले के 10वें नंबर के इसरो के चीफ थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा, विक्रम साराभाई। अब यही है, ये होते रट्टू टोते। अब 16% या 17% हमारी क्लास में रत्तू टोटे हैं। अब रत्तू टोटा कौन सा होता है? रट्टू तोता वो होता है कि जी उसको ये लग रहा है कि जी ठीक है जी इसरो है, वी नारायण वी नारायण वी नारायण। हमने देखा ऑप्शन नंबर, अरे हाँ सर ने भी बताया ऑप्शन नंबर बी, अरे पहले पढ़ तो लो महामूर्खों, क्या बोल रखा है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, फादर ऑफ इंडियन स्पेस। ना जी। चलो जी, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। चलो, अब कुछ ऐसी भारतीय कंपनी है जिनको हम पीएसयू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? जिनको हम पीएसयू बोल देंगे। क्या बोल देंगे? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या बोल देंगे? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो होती है भाई साहब जिसमें जिसमें 51% या इससे ज्यादा, 51% या इससे ज्यादा शेयर जो है वो किसका होता है भाई साहब? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। मतलब अगर कोई कंपनी 100 रुपए की है तो उसमें 51 रुपए किसके लगे हुए? सरकार के लगे हुए हैं। किसके लगे? सरकार के लगे हुए हैं। तो ऐसी 14 कंपनियां हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सारी 14 पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे भेल है, भेल की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जितनी भी सारी भारी भरकम मशीन मशीन बनानी होगी वो भेल बना के देगा।
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है वो आपकी भेल की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसका एस्टैब्लिशमेंट लिखना 1956 में सर, 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और फिलहाल जो है वो के एस मूर्ति जो है वो याद रखना जरा, ठीक है ना। बोला मैं दिल्ली गया भाई साहब, 5-6 मूर्तियां लेकर आया और भेल खा के आया। आप याद कर सकते हो। बोला मैं दिल्ली गया था, 5-6 मूर्तियां लेकर आया और मैं वहां पर भेल खाकर आया। तो ट्रिक आपको याद हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बीपीसीएल आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 पेट्रोलियम कंपनी है भारत में, आपने पढ़ा होगा, पता भी होगा। जब भी आप पेट्रोल डलवाने जाते हो, या तो आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम पे जाते हो, या फिर आप इंडियन ऑयल पे जाते हो, या फिर आप भारत पेट्रोलियम पे जाते हो। तो 3 बड़ी सरकारी कंपनियां हैं, आपको पेट्रोल की देखने को मिल जाएंगी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ना आपको एचपीसीएल पढ़ने की जरूरत है, ना आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सर किसके बारे में पढ़ना है? सर हमें पढ़ना है किसके बारे में? कोल इंडिया के बारे में। कोल इंडिया, कोल इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1975 में आया सर कोल इंडिया, 1975 में आया था। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोल कोलकाता, याद रखना जरा। कोल का कोलकाता में है। कोल का कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिलहाल हेड जो हो जाएगा कौन हो जाएंगे? बी साई राम। बी साई राम। तो 1975 में आपका आया था, 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। और आपका जो हेड है वो कौन हो जाएंगे? बी साई राम हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अर्पित भाई टाइम के हिसाब से है, ठीक है ना, ये आप सबको पता है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। जितने कम टाइम सेकंड में आंसर दोगे उतने नंबर पे आपकी रैंक बढ़ती जाएगी। चलिए जी, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक होता है गेल बेटा, एक होता है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक होती है सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हम पढ़ेंगे। गेल, गेल कब आया भाई साहब? गेल आए 1984 में, 1984। गेल अगेन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? न्यू दिल्ली में हो जाएगा। न्यू दिल्ली में हो जाएगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और हेड कौन है भाई साहब? संदीप कुमार हेड, संदीप कुमार। तो 1984 में आया था, याद रखना, 84 में आया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। और संदीप कुमार गुप्ता जो है फिलहाल हेड हो जाएंगे। सर क्या एसबीआई बैंक भी होगा? अब रोहित तू ये चीज लिख रहा है, क्या एसबीआई बैंक भी होगा? मुझे तो समझ में नहीं आया भाई, तू क्या पूछना चाह रहा है? अब आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता ना, कि सर एसबीआई बैंक भी होगा, एसबीआई बैंक भी होगा, क्या होगा एसबीआई बैंक भी? सर कोल इंडिया को डिफाइन कर दो। कोल इंडिया को क्या डिफाइन करना है? फुल फॉर्म नहीं आती? कोल का मतलब क्या होता है? कोयला। कोल का मतलब कोयला ही होता है ना। तो जितनी भी सारी कोयला वोयला की खदानें वदाने जितनी सारी चीजें वगैरह हैं, उनके ऊपर नजर बना के कौन रखेगा? कोल इंडिया बना के रखेगा। जैसे गैस अथॉरिटी है, जितनी भी सारी गैस पाइपलाइन वगैरह, जो भी कोई डील वील क्या रेट रहेगा, सब कुछ चीजें वगैरह, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला हो जाएगा आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी आप बोलते हो इसको। एनटीपीसी का आपको रेलवे में भी देखने को मिल जाता है, ठीक है ना, रेलवे में भी देखने को मिल जाता है। उसका मतलब वो नहीं है एनटीपीसी। थर्मल का जितने भी आपके आसपास में कोई भी कोयले का प्लांट लगा हो जहां से बिजली बनती है, कोयले से जहां बिजली बनती है, उसको थर्मल एनर्जी बोलते हैं। तो एनटीपीसी, तो जितने भी सारे कोयले के प्लांट वगैरह हैं, उनको संभालता है एनटीपीसी। ये भी कब आया? 1975 में आया सर। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। और गुरदीप सिंह हेड हैं। गुरदीप सिंह क्या हो जाएंगे भाई साहब? हेड हो जाएंगे। अब यहीं से आप याद करो सर, 1975 में कोल इंडिया भी आया था। कोल इंडिया कोयले से काम करेगा। थर्मल का भी मतलब क्या होता है? कोयले से जो बिजली बनती है उसको थर्मल। तो दोनों सेम ही आए थे, 1975 में ही आए थे। हाँ, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज जो है आपका एनटीपीसी में होता है, आरआरबी में। हाँ, एसबीआई भी आपका सरकारी कंपनी है। अगर आप सुनते हो कि जी एसबीआई जो है सरकारी बैंक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सरकारी बैंक कब है? सरकारी बैंक कब होता है? कोई चीज बोलते हैं सर मैं इसका मालिक हूँ, इसका मालिक कब होगे? जब होगे जब आपके पास 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी।
तो अगर हम बोलते हैं कि सर एसबीआई बैंक सरकारी बैंक है, इसका मतलब एसबीआई में 51% पैसा किसका लगा हुआ है? ये किसका पैसा है? सरकार का लगा हुआ है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी 1956 में आया था बेटा ओएनजीसी। ठीक है, हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? तो हेडक्वार्टर हो जाएगा क्या? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। और अरुण कुमार, अरुण कुमार जो है वो ओएनजीसी के हेड हो जाएंगे। तो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी 1956 में आया था। 1956 में एक और भी आया था, अगर आपको याद हो तो। कौन आया था सर? भेल आया था। भेल, भेल आया था। भेल भी 1956 में आया था। भेल का हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। लेकिन भेल के हेड हो जाएंगे कौन? कौन हो जाएंगे? के एस मूर्ति साहब हो जाएंगे। तो के एस मूर्ति जो है वो भेल के हेड हो जाएंगे। लेकिन ओएनजीसी के कौन हो जाएंगे? तो अरुण कुमार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पावर ग्रिड को भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सेल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में आया था। सेल याद रखना जरा। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। स्टील, स्टील अथॉरिटी मतलब जितनी भी सारी स्टील से संबंधित चीजें होंगी वो। और अमरेंदु, अमरेंदु प्रकाश जो है वो कौन हो जाएंगे भाई साहब? सेल के हेड हो जाएंगे। अमरेंदु प्रकाश सेल के हेड हो जाएंगे। ठीक है जी। लिखिए जरा, किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो पूछिए। आगे बढ़ते हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कोई जरूरत नहीं है आप सब लोगों को जानने की। ऑयल को भी कोई जरूरत नहीं जानने की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। HAL ये सरकारी कंपनी है, डिफेंस के क्षेत्र में काम करती है। ठीक है। HAL कब आया था सर? HAL वैसे आया तो 1940 में था। 1940 में आया था, लेकिन इसको रिनेम कर दिया। इसको रिनेम कर दिया। रिनेम करके कब कर दिया जी? 1960 में कर दिया। 1960 में इसका नाम क्या कर दिया? HAL कर दिया। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो याद रखना बेटा, हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? तो बंगलुरु में हो जाएगा हेडक्वार्टर, बंगलुरु में। और DK सुनील कौन है? फिलहाल हेड है। तो HAL को कौन संभाल रहा है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। HAL वही है जिसने भाई साहब तेजस विमान बनाया है। जिसने तेजस विमान बनाया है HAL। तेजस किसके द्वारा बनाया गया? HAL के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। चलिए जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए इनमें से कौन सी भारत की महारत्न कंपनी नहीं है? इनमें कौन सी भारत की महारत्न कंपनी नहीं है? महारत्न कंपनी मतलब PSU नहीं है इनमें से। ठीक है ना? तो मैंने क्या लिख दिया? पहले आंसर दो, इसके बाद देखता हूं। हाँ तो 1964 लिख लो वो। 1964 लिख लो वो, कोई बात नहीं। ठीक है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो जाएगा, भारत हेवी लिमिटेड हो जाएगा, कोल इंडिया हो जाएगा। TCS, TCS तो एक आपको पता होगा, TCS तो एक प्राइवेट कंपनी है।
जैसे एच ए एल है, सॉरी सॉरी एच ए एल बोल रहा हूँ, एच सी एल है, विप्रो है, टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी, ये सारी की सारी क्या है भाई साहब, एक प्राइवेट कंपनी हो जाएंगे, रिलायंस हो जाएगा। ठीक है। अब तुम्हारी क्लास में इतने गधे बड़े पड़े हैं, अब देख लो जरा। अब ये हरकतें देख के ना बिल्कुल मन नहीं करता कि मेरे को पोल लेकर आना चाहिए। ठीक है ना। अब ये हरकतें देख लो जरा। कोई ए लगा रहा है जिसको, अभी भी बताया मैंने, इंडियन ऑयल ऑयल कॉर्पोरेट कंपनी को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी भी भेल भी बताया, तब भी भेल लगाए बैठे कुछ लोग। और कुछ लोगों ने तो भाई कोल इंडिया लिमिटेड लगा के बैठे हुए हैं। क्या किया जाए इनका, बताओ जरा एक बार। चलिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। क्या होता है, 2003 के अंदर सरकार आती है और सरकार आके कहती है कि जी अब हम सरकारी व्यक्तियों को पेंशन देना बंद कर रहे हैं। पहले आपको पता हो, पहले फौज में पेंशन मिला करती थी। ठीक है ना। तो जो पेंशन थी वो बंद कर दी गई, और एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया कि जी आगे से पेंशन नहीं दी जाएगी। और जिन लोगों को पुराने टाइम के, जैसे मेरे दादाजी हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, अब 95 के हैं, तो उनको उनकी पेंशन अभी भी आ रही है ना। जैसे मेरे पापा हैं, ऑब्वियसली फौज से रिटायर है, तो उनकी पेंशन आती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है। तो पीएफ, पेंशन फंड रेगुलेट करेगा, ऐसी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है। इसको आपको दो ही याद रखना है कि सर ये कब आया, सर ये 2003 में आया था। कब आया याद रखना, 2003 में आए थी ये, इसका संगठन का एस्टेब्लिशमेंट। और हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर, हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यू दिल्ली। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैक्सिमम का अभी तक सबसे ज्यादा पहले नंबर पर हेडक्वार्टर किसका रहा है, नई दिल्ली का रहा है। तो मैक्सिमम का आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 2003 में आया था, बस आपको ये याद रखने की जरूरत है, हेड याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली पैसे वैसे का मामला है तो वित्त मंत्रालय देखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आपकी आती है। आपको दो ही चीजें पता होनी चाहिए बस। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाएगी, सेबी। सेबी जो हमारा शेयर मार्केट होता है, जो हमारी कंपनी वगैरह होती है, उनके जो, उनको जो है उनके जब शेयर वगैरह आते हैं तो उनको कौन लिस्ट करता है, कौन उनको रेगुलेट करता है, तो सीबी करता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोल दिया जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब इसके ईयर के अंदर बड़े पंगे हैं। एक ईयर है 1988, 1988 में क्या होगा, फाउंडेड, मतलब उस टाइम पे ये आया था। एक हो जाएगा 1982, सॉरी 1992, 1992 में क्या हुआ, एस्टैब्लिश हुआ है। 1992 में एस्टैब्लिश हुआ है, और 1988 में क्या हुआ सर, फाउंडेड। सर फाउंडेड और एस्टैब्लिशमेंट में क्या डिफरेंस होता है। फाउंडेड मतलब काम करना स्टार्ट किया था, 1988 में सेबी ने काम करना स्टार्ट किया था, लेकिन कोई इसका रूल रेगुलेशन कुछ नहीं था। सरकार ने इसको रूल रेगुलेशन, इसका एक्ट बनाया। तो जब कोई चीज एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती तो वह एस्टैब्लिश हो जाती है। तो सेबी का एक्ट आया था कब, 1992 में, 1992 में आया था, इसलिए सेबी एस्टैब्लिश कब हुआ, 1992 में। लेकिन फाउंडेड मतलब काम कब से कर रहा है, 1988 से कर रहा है। लेकिन एक लीगल एंटिटी कब बन गई, 1992 में बन गई। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा जी, हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। ये आपका पीवाईक्यू है, याद रखना जरा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, याद रखना जरा। फिलहाल सेबी के हेड कौन है, ये भी आपका पीवाईक्यू है, याद रखना, तुहिन कांत पांडे। पहले तो माधवी पुरी बुच थी, अभी जो है वो तुहिन कांत है। तो तुहिन कांत पांडे जो है वो फिलहाल जो है सेबी को रेगुलेट कर रहे हैं, सेबी को संभाल रहे हैं, तुहिन कांत पांडे। देवी सिंह भाई, क्लास को 5 मिनट पीछे करो और समझो कि मैंने क्या कहा है, आपके कानों ने क्या सुना है। ठीक है ना, वो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मैंने क्या कहा है एक बार सुनो तो समझ में आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन जो आपने किया उसके आंसर आपको मिल जाएगा। उसको ठीक कर लो भाई, उससे पहले कहा था ये रहा 1960, आ जाए 60 की जाए 64 कर लेना, 1964। ठीक है, 40 से 64 कर लेना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताइए रहा, कोई आपसे पूछे कि कौन से साल में सेबी एस्टेब्लिश हुआ था, फाउंडेड नहीं पूछा है, सेबी एस्टेब्लिश हुआ था, बताइए रहा। सिद्धार्थ, सर क्या एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में मिलेगा।
क्या मिलेगा भाई एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में? तुम लोगों का कुछ दिमाग का कुछ स्क्रू विक्रू ढीला विला होता है क्या यार? तो फाउंडेड अगर पूछा होता सर 1988 होता, लेकिन एस्टैब्लिश पूछा गया, तो इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 1999 में आपका आया था इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI आया था, इरडा। और ट्राई आया था, TRAI, ट्राई आया था। बेसिकली अगर बात करें तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई, जिसके आप लोगों के पास मैसेज वैसेज भी आते रहते हैं कि फ्रॉड है, ये है, वो है, उनके ऊपर ध्यान मत देना, ये सारी की सारी चीजें। अभी भी बताया मैंने, फाउंडेड हुआ था 1988 में, लेकिन एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश का मतलब किसी एक्ट के हिसाब से काम करेगा, और एक्ट कब आया था? 1992 में आया था। चलिए जी, ट्राई के बारे में बात करते हैं। ट्राई के मैसेज आप लोगों के फोन पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेलीकॉम। टेलीकॉम कंपनी को रेगुलेट करेगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब आया था जी? 1997 में आया था। अगेन हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा सर? न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। फिलहाल हेड कौन हो जाएंगे? तो अनिल कुमार लाहौती। अनिल लाहौती जो है वो ट्राई के हेड हो जाएंगे। तो अनिल लाहौती जो है वो किसके हेड है? ट्राई के हेड है। ट्राई के हेड है। ठीक है सर, कुछ बता दो कितनी पोस्ट है? मोहम्मद अमान, पढ़ ले बेटा। पोस्ट हो 20, चाहे पोस्ट हो 2000, तेरे को क्या मतलब उससे? तेरे को क्या मतलब उससे? और ये जो देवेंद्र बता रहा है, देव सिंह बता रहा है 5000 वैकेंसी है मेडिकल असिस्टेंट में। कहाँ लिखी हुई बेटा? तूने कहाँ पढ़ ली 5000 वैकेंसी है? जो नोटिफिकेशन आया है एयरफोर्स का मेडिकल असिस्टेंट का, उसमें 5000 वैकेंसी लिखी हुई क्या कहीं भी? इल्डा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जितनी भी सारी इंश्योरेंस कंपनी है उनके ऊपर रेगुलेट करेगा, उनके ऊपर नकेल कसेगा। कौन कसेगा नकेल? इल्डा, IRDA, इल्डा। इसको अगर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और अगर आई और आ जाए तो इंडिया हो जाएगा, इल्डा। इल्डा बोल दो, ईडी बोल दो, आपको जो बोलना है। 1999 में आया था। हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बेटा, हेडक्वार्टर हो जाएगा हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर हेडक्वार्टर हो जाएगा, और इसके हेड भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अजय सेठ। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी हाल ही में अजय सेठ चुने गए, ये नए बनाए गए हैं, नए बनाए गए अजय सेठ। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आपका हेडक्वार्टर होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि भाई साहब IRDA, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हुआ देव सिंह? बता भाई, तू 5000 वैकेंसी बता रहा है, कहाँ तो तेरे नोटिफिकेशन में लिखी है 5000 वैकेंसी है? चलिए जी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में पढ़ा चुका हूं आप सब लोगों को ऑलरेडी, ठीक है ना, स्पोर्ट्स वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। साई, साई होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर जो है खेल प्राधिकरण, साई स्टेडियम, साई के सेंटर आपको देखने मिल जाएंगे, साई। तो आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा साई। चलिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, BCCI। BCCI अगर बात करें, BCCI आ जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI। BCCI का आपको पता होना चाहिए हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ है सर? मुंबई में हेडक्वार्टर है BCCI। फिलहाल ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये अभी हाल ही में चुने हैं BCCI के अध्यक्ष। आपके पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में 100% आपसे पूछा जाएगा। तो BCCI के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनास है। मिथुन मनास जो है वो हो जाएंगे। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हो जाएंगे। देवजीत साकिया को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कोच गौतम गंभीर हैं। लेकिन फीमेल कोच आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी कप्तानी में, सॉरी, इनकी कोचिंग में हमने महिला विश्व कप जीता है, याद रखना जरा। अमोल मजुमदार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अमोल मजुमदार। हाँ, तो साइबर कैफे वाले भैया बोला ना, तो एक काम कर, साइबर कैफे वाले भैया के जाके चरण पकड़ ले, पैर पकड़ ले, ठीक है ना। उनको ये बोल, भैया ऐसा है, हमारे टीचर जो है ना वो पागल हैं, ठीक है ना। वो तो जी वैकेंसी का बता बता के थक चुके हैं, मैंने 3 बार या 4 बार तुमसे क्लास में बोल चुका हूँ कि वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। लेकिन साइबर कैफे भैया वाले की गोद में जाके बैठ जा भाई साहब, तू जा, ठीक है ना, उसके पैर पकड़ ले, वो बता देगा। इतने गधे किस्म के, मैं बता रहा हूँ ना, बैच में इतना कूड़ा भरा हुआ है ना, जिसकी कोई हद नहीं है।
कितनी बार मैंने क्लास में बताया कि वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, वैकेंसी का कोई नहीं पता है कि कितनी वैकेंसी आई है। तो जाने साइबर कैफे वाले भैया से पढ़ ले फिर तुम, गधा कहीं का। साइबर कैफे वाले भैया ने बताया है, साइबर कैफे वाले भैया ने बताया है। और तेरे को मैं यार रोज ज्ञान दे रहा हूँ कि इन चीजों में मत पढ़, इन चीजों का मत कर, पढ़ाई पर ध्यान दे ले, थोड़ा सा सिलेक्शन हो जाएगा। एयरफोर्स कभी वैकेंसी बताती नहीं है। साइबर कैफे वाले भैया ने बताया है। खुद 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 के पास गलत इंफॉर्मेशन है और कोई और पूछ रहा है, उसको और गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहा है। तो बीसीसीआई क्या हो जाएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। बीसीसीआई अगर बात करें तो प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो मिथुन मनास हो जाएंगे। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे, तो राजीव शुक्ला हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। आईपीएल। आईपीएल कौन हो जाएंगे, तो आईपीएल के बारे में आप सबको पता है, आईपीएल के बारे में। आईपीएल, आईपीएल कब आया था आपको पता होना चाहिए बेटा। सबसे पहले आईपीएल खेला गया था 2008 के अंदर। कहां खेला गया था, 2008 में खेला गया था, याद रखना जरा। ठीक है। आईपीएल के पहले एडिशन का विनर कौन है, याद रखना जरा। तो आईपीएल में 2008 जब हुआ आईपीएल, तो किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। किसने जीता था, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था आईपीएल। आईपीएल की हेड कौन है, तो याद रखना अरुण धूमल है, अरुण कुमार धूमल। अरुण धूमल जो है वो क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे अरुण धूमल। ठीक है। आईपीएल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो विराट कोहली के आईपीएल में सबसे ज्यादा रन। और सबसे ज्यादा विकेट किसके हो जाएंगे, तो भाई साहब युजवेंद्र चहल के हो जाएंगे। ठीक है ना, युजवेंद्र चहल के हो जाएंगे। तो आईपीएल, आईपीएल के बारे में, तो आईपीएल कब आया था सर, 2008 में आया था आईपीएल। एडिशन कौन सा हो जाएगा, तो एडिशन हो जाएगा राजस्थान रॉयल्स ने जीता था सर पहला एडिशन। ठीक है। अभी हाल ही में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम आईपीएल अगर बात करें तो रन किसके पास है, तो विराट कोहली और युजवेंद्र चहल के पास विकेट है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसको याद करने की वैसे कोई जरूरत नहीं है, छोड़ सकते हो इसको। नाडा। क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हमें यूज नहीं लेना है। जब आप एक खिलाड़ी के तौर पर आप मैदान में जाते हो तो आपको इन चीजों को क्या करना है, इन चीजों को नहीं जो है वो खाना चाहिए या नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है। तो इसको क्या बोल देगा, नाडा बोल देगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी बेटा, नाडा बोल दिया जाएगा, नाडा। तो जो भी डोपिंग वोपिंग जो आप पाते हैं कि डोपिंग में ये खिलाड़ी पाया गया, इसको बैन झेलना पड़ गया, ऐसा लिखा होता है। इसका मतलब ये कि जो दवाई या स्टेरॉइड जो मना किए जाते हैं, लोग अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, लोग अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ये कुछ वगैरह खिलाड़ी लोग खा लेते हैं ये लोग। ठीक है ना। तो नाडा 2005 में आया था, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिल जाएगा, नई दिल्ली में मिल जाएगा। बस और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कौन हेड है ये वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। या तो आपसे उसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और 2005 में ये आया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिक्की। फिक्की वगैरह को आपको पढ़ने की जरूरत है, इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिएगा, इसकी फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो जितने भी सारा हमारा कॉमर्स मतलब वाणिज्य मतलब व्यापार का जितना भी सारा काम होता है, और इंडस्ट्री का जितना भी सारा काम होता है, उसका एक ग्रुप होता है, बड़े बड़े जो है वो व्यापारी संघों का एक ग्रुप होता है, उसको बोल देते हैं फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है बेटा। तो इसकी फिक्की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसको आप छोड़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही एसोचम होता है। एसोचम कौन सा हो जाएगा सर, एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो एसोचम को आपको पढ़ने की वैसे कोई जरूरत नहीं, इसको छोड़ दो। सेम ऐसा ही जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनी होती हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाती है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड होती है, जो आईटी कंपनियां होती हैं, उनका अपना एक अलग से संगठन होता है, जिसको बोलते हैं नेस्कॉम, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, इसको हम नेस्कॉम बोल देते हैं। ठीक है। चलो अब पढ़ना है आपको, मेन फोकस किस पे करना है, एलआईसी। मैंने बताया था आप लोगों को एलआईसी। एलआईसी कब आया था सर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपकी कंपनी हो जाएगी, एलआईसी 56 में आया था, 1956 में आया था बेटा। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, तो मुंबई में हो जाएगा, हेडक्वार्टर मुंबई में हो जाएगा। और आर डोरा स्वामी, आर डोरा स्वामी। ठीक है ना। तो आर डोरा स्वामी क्या हो जाएंगे भाई साहब,
हेड हो जाएंगे फिलहाल आज की डेट में LIC। ठीक है, तो LIC क्या हो जाएगा सर, 1956 में आया था LIC। हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा बेटा, मुंबई में हो जाएगा। आर डोरास्वामी LIC के फिलहाल हेड हो जाएंगे। ठीक है, BSNL, BSNL को आपको पता होना चाहिए, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। BSNL कब शुरुआत हुई थी सर, 2000 में BSNL की शुरुआत हुई थी। और फिलहाल अगर बात करें तो ए रॉबर्ट जे रवि, तो रॉबर्ट रवि याद रख लीजिए, रॉबर्ट रवि, तो रॉबर्ट रवि जो हैं वो फिलहाल BSNL के हेड हो जाएंगे। तो BSNL 2000 में आया था, इतना आपको पता होना चाहिए, या फिर आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए BSNL, तो आपने सब लोगों ने सुन रखा है। अब वो अलग बात है कि बहुत सारे लोगों को अब पता लगेगा कि BSNL की फुल फॉर्म ये होती है। तो भारत संचार निगम लिमिटेड आपका BSNL हो जाता है बेटा। एक होता है MTNL, अगर आपने सुना हो तो। MTNL जो है वो शहरों में काम करता है, BSNL शहरों और गांव दोनों में काम करता है। ठीक है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS का मतलब, जब भी आपसे कोई चीज बोला जाता है कि कोई भी चीज खरीदना तो BIS मार्क वाली खरीदना, है ना, या हॉलमार्क वाली खरीदना। हॉलमार्क तो सोने वगैरह पर होता है, BIS हॉलमार्क वाली चीज खरीदना, ऐसा बोला जाता है ना आप लोगों के। कोई भी चीज आप खरीदो, इसका मतलब क्या है कि ये सर भाई सब स्टैंडर्ड से और ये बहुत बढ़िया तरीके की आपको जो है वो असली वाली चीज हो जाएगी। BIS का मतलब मोहर वाली चीज होती है, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सर ये 1986 में आया था, 1986 में आया था। और अभी अभी हाल ही में जो है ये अपॉइंट किए गए बेटा संजय गर्ग, याद रखना। संजय गर्ग आपको अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा संजय गर्ग, संजय गर्ग। सर नहीं सुना MTNL, कोई बड़ी बात नहीं सुना तो। ठीक है, CBIC और CBDT, मैंने कल आपको, कल वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मैंने GST पढ़ाया था, मैंने बताया था कि दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स जैसे कि मुझे टैक्स पे करना सरकार को, तो डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। अब मेरे बिहाफ के कोई और, मेरे बिहाफ के ऊपर कोई और पे कर रहा है तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे आज मैंने चॉकलेट खरीदी, तो चॉकलेट खरीदी मैंने दुकान से, तो सिंपल सी बात है मैंने दुकानदार को पैसा दिया, और दुकानदार वो पैसा फिर किसको देगा, सरकार को देगा, तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा सर, मेरे और सरकार के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जो मेरा टैक्स आपको पे करेगा। ठीक है, तो CBIC और CBDT। CBIC कब आया बेटा, तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत है, 1964 हेडक्वार्टर वगैरह नहीं, आपको पूछेगा सीधा सीधा CBIC का हेड कौन है, तो आज की डेट में विवेक चतुर्वेदी हो जाएंगे भाई साहब। और CBDT के कौन हो जाएंगे, तो विवेक अग्रवाल हो जाएंगे। तो डायरेक्ट टैक्स को कौन संभाला, रवि अग्रवाल, और CBIC को संभाला कौन, विवेक चतुर्वेदी। ठीक है जी, चलो, तो ये थी आज का अपना सेशन। अगली वाली क्लास का टाइम हो रखा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, आप अगली क्लास ले लीजिए। बाकी जो बचा उसमें से मैं निशान लगा देता हूँ, जो आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे आपको जो पढ़ना है उसके निशान लगा देता हूँ। आपको कंट्रोल, जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो आपको पता होना चाहिए, फिल्म के बारे में आपको बताना चाहिए, और सिर्फ वही पढ़ना है जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ना तो आपका हेडक्वार्टर याद रखना है, ना आपको कौन से ईयर में याद करना है। बार्क आपको पढ़ना चाहिए, भारत बाबा एटॉमिक रिसर्च। फिक्की आपको पता होना चाहिए, फिक्की FCI, फिक्की बोल रहा हूँ, FCI हो जाएगा ये। FCI के आपके गोदाम वोदाम आपको देखने को मिलते हैं। तो जो आपके सामने लिखा हुआ है वहां तक पढ़ना है आपको। NCERT, CBSE, UPSC, SSC और UGC, यहाँ तक पढ़ना है। ये अगले ही वाली चीजें पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे DRDO वगैरह, ये सारी चीजें बेटा हम कब पढ़ेंगे, जब डिफेंस में पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम है, कल संडे है, आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। DRDO, ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड, BSF, CRPF, है ना, ये हमारी, इनको मैं इंडियन डिफेंस सिस्टम, आपका जो इंडियन डिफेंस सिस्टम आपका चैप्टर है इसके बाद में उनको तब पढ़ाऊंगा। तो आपको कितने ऑर्गेनाइजेशन याद करने हैं, आपका होमवर्क हो जाएगा, UGC 1, SSC 2, UPSC 3, CBSE 4, NCERT 5, ठीक है ना, और फिक्की 6, FCI 12 7, मतलब कुल मिलाकर 10 की ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है ना, बाकी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ बेटा। ठीक है जी, बाकी जो बचे हैं, जो आपके आर्म फोर्स हैं, BSF वगैरह, वो सारी की सारी चीजें। चलिए, बहुत बढ़िया, सबके सही आंसर है बेटा, 6 के 6 सबके। जयराज, कृष्णा, अभिराज, अमन, सत्या। जो गलत आंसर लगाते हैं वो थोड़ा सा विचार कीजिए बेटा, थोड़ा सा विचार कीजिएगा आप, जो गलत आंसर लगाते हो। ठीक है, चलिए, तो होपफुली आप सब लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। मैं अगेन फिर से बोल देना चाह रहा हूँ, आप सब लोगों को हेड पता होना चाहिए, फिर ईयर पता होना चाहिए, फिर हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर मैक्सिमम न्यू दिल्ली में होते हैं। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है बेटा, ख्याल रखिएगा। तब कम से कम उनको जरूर याद रखना, जैसे किसी का बेंगलुरु में है तो इसरो का और HAL का बेंगलुरु में है। हैदराबाद के अंदर किसका है, IRDI का है। लखनऊ में किसका है, सिडबी का है, जो अलग से दिखे, जो अलग से चमके। कलकत्ता, कलकत्ता में आपका किसका हो जाएगा, कोल इंडिया का कलकत्ता में हो जाएगा।
तो जो अलग से चमके उसको आपको जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जामिनर सबसे पहले वही से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अपना नाम आपने ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। मुलाकात होगी आपसे